मैसूर यूनिवर्सिटी के 7 साला जलसे तक़सीम इसनाद में शामिल हुए वज़ीर आज़म तलबा की रहनुमाई की। NEP को बताया तालीमी निज़ाम के लिए अहम। मुकामी मौज़ूआत से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ की हौसला अफजाई पर दिया जोर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महकमा पंचायती राज के जरिए तामीर किए गए इज्तिमाई इजाबत खानों और पंचायत भवनों का किया इफ्तिताह और रखा ई संगे बुनियाद। कहा पूरे मुल्क में यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन को किया पूरा। रियासत में 9वीं से लेकर 12वीं दर्जे तक के तलबा के लिए आज से खोले गए स्कूल। रियासती सरकार ने स्कूल इंतजामिया से कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करने की दी हिदायत। और मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्ट और ट्रीट की हिकमत अमली पर काम तेजी से जारी। 9 करोड़ 82 लाख से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच पूरी। आदाब, मैं हूँ फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। मैसूर यूनिवर्सिटी के 7 साला जलसे तक़सीम इसनाद में शामिल हुए वज़ीर आज़म तलबा की रहनुमाई की। NEP को बताया तालीमी निज़ाम के लिए अहम। मुकामी मौज़ूआत से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ की हौसला अफजाई पर दिया जोर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं कहाँ से किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैसूर यूनिवर्सिटी के 7 साला जलसे तक़सीम इसनाद से खिताब किया। इस मौके पर कर्नाटक के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के दीगर सरकर्दा शख्सियातें मौजूद रहीं। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों में औसतन हर साल एक नई IIT खोली गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2014 के बाद के 5 बरसों में 16 नए IIT बनाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई IIT खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। बीते 5-6 साल में 7 नए IIM स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 IIM ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 से 6 बरसों में आला तालीम के शोबों में हो रही कोशिशों में सिर्फ नए इदारे खोलना शामिल नहीं है, बल्कि इन इदारों में ख़वातीन की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए भी काम किया गया है। मुझे बताया गया है कि आज यहाँ डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। 4 साल पहले देश की IIT में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था, वो इस वर्ष बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 20% तक पहुंच चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग GSM 2020 के इफ्तिताही प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देंगे। GCM गुज़िश्ता 15 बरसों से सेहत और तरक्की के शोबे के चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तालमेल को बढ़ावा दे रहा है। GCM 2020 का इनकाद इस महीने की 21 तारीख को होगा। इसमें दुनिया भर के लीडरान, मशहूर साइंसदान और तहक़ीक़ी काम करने वाले हिस्सा लेंगे। इस इनकाद में पॉलिसी साज और साइंसदान एक साथ बैठेंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 के चैलेंजेस से निपटने पर जोर देंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में 40 ममालिक से तकरीबन 1600 लोग हिस्सा लेंगे। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया को साल 2012 में हयाती टेक्नोलॉजी के महकमे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया था। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया ज़राअत, तग़ज़िया, सफाई सुथराई, माँ और बच्चे की सेहत के शोबे में भी काम करता है। इस साल इसके इनकाद की मेज़बानी बिल इंडिया मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के महकमा हयाती टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी की भारतीय वजारत, नीति आयोग और ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम के ज़रिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद और साइंस व टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन प्रोग्राम में इफ्तिताही खुतबा देंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए महकमा पंचायती राज के ज़रिए तामीर किए गए इज्तमाही इजाबत खानों और पंचायत घरों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक़िद वर्चुअल इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने कहा कि स्वच्छ भारत मुहिम को रियासती सरकार ने 5 साल के निशाने के बजाय 1.5 साल के अंदर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन को पूरा किया है। रियासती सरकार 59,000 रोज़गार ख़वातीन को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देही सेक्रेटेरिएट के ज़रिए बैंक सखी को जोड़े जाएगा, जिससे बैंकों में भीड़ भाड़ न हो। ये एक ख़वातीन को खुद मुनसर बनाने का प्रोग्राम होगा। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म रिहाइश स्कीम के तहत 30 लाख से ज़्यादा गरीबों को मकानात दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की।
स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थी, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और ख़ासतौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे। सामुदायिक शौचालय में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। गोरखपुर के कमिश्नरी ऑडिटोरियम में देही पंचायत घर और इजाबत खाने की तामीर का संग बुनियाद और इफ्तिताह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम प्रधान सुधा सिंह से उन्होंने बातचीत की। गोरखपुर ज़िला में 400 इज्तिमाई इजाबत खाने और 62 देही पंचायत घरों का इफ्तिताह किया गया और 789 इज्तिमाई इजाबत खानों और 480 ग्राम पंचायत घरों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा, सफाई मुलाजिम, कारकुन, आशा बहुएँ और ग्राम पंचायत सतह के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के MLA विपिन सिंह, बहराइच के MLA, पिपराइच के MLA महेंद्र पाल, चौरी चौरा के MLA संगीता यादव, गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट विजेंद्र पांडियन और जिला पंचायत राज अफसर हिमांशु शेखर मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से भी कार्यक्रम समापन हुई है। इस पे 1305 जगह हम लोग सामुदायिक शौचालय बनाए। लगभग हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनी है, महिला पुरुष अलग अलग बैठने के लिए, और उस पे चलाने के लिए भी, संचालन सफाई करने के लिए भी वहाँ का एक गरीब महिला जो भी गांव का है उन्हीं का रोजगार के रूप से 6,000 रुपया मानदेय में रखा गया है। उसके अलावा 428 पंचायत घर का आज लोकार्पण हुआ है। ये पिछले जो आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किए थे, बाहर से जो कितने लोग आए थे खासतौर पे जो प्रवासी मजदूर के रूप से, उन्हीं लोग का शामिल करते हुए हम लोग योजना बनाए। हर गांव में उसको रोजगार भी मिली है जो निर्माण के रूप से, और इस पे तमाम अरबों रुपया खर्च करते हुए ग्राम पंचायत में एक अच्छा खासा असर्ट क्रिएट हुआ है। मैंने बताया कि मेरे गांव में पंचायत अलीगढ़ जिले में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ के प्रोजेक्टों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इनमें 378 पंचायत घर और 888 इज्तिमाई इजाबत खाने हैं। कलेक्ट्रेट के NIC ऑडिटोरियम में अवामी नुमाइंदों और अफसरों की मौजूदगी में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इज्तिमाई इजाबत खानों को चलाने की जिम्मेदारी कौमी देही गुजर बसर मिशन की खातून ग्रुप को दी जा रही है। वज़ीर-ए-आला ने ग्रुप की सदर नीरज कुमारी और ग्रुप की खातून रुकन पूनम से इजाबत खाने के बारे में बात की। पूनम ने बताया कि वो सफाई सुथराई करके सुबह 5 बजे इज्तिमाई इजाबत खाना खोल देती हैं। वहीं नीरज कुमारी का कहना है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। योगी जी से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सामूहिक शौचालय में हमें जिम्मेदारी दी है। मैं सुबह 5 बजे उठ के उसे 3 बार दिन में सफाई करती हूँ, और आज हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। मेरी इन बहनों को शौचालय का मतलब काम मिला है, उसमें ये मतलब पूनम देवी कार्य करने हेतु हैं, और इनके लिए काम के जरिए इन्हें एक आजीवन मतलब जीवन बिताने के लिए काम जारी किया गया है, और इनके लिए आमदनी भी 6,000 रुपये मिलेगी, और
इनकी रोजी रोटी प्राप्त हुई है। जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के समस्त निर्मित पंचायत घरों और निर्माणाधीन पंचायत घरों व सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ जो एक समूह को जिम्मेदारी दी गई है सामुदायिक शौचालय की, ग्राम पंचायत गाँव खेड़ा में, समूह की अध्यक्ष नीरज देवी और समूह की जो महिला शौचालय की साफ सफाई का कार्य करती है पूनम देवी, दोनों से बात की। हमारे जिले के लिए अत्यंत खुशी का पल है और हम सबको इसको साक्षी बनने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समूह के सदस्यों को भी और सरकार को भी कि एक समूह की महिलाएं अपनी प्रसन्नता को बता रही हैं कि उनको 6,000 रुपये आमदनी का जरिया सरकार ने उपलब्ध कराया है। रियासत में आज से 9वें से लेकर 12वें दर्जे तक के तलबा के लिए स्कूल खुल गए हैं। रियासती सरकार ने स्कूल अफसरान से कोविड मयारात पर सख्ती से अमल करने को कहा है। स्कूलों में सुबह 8:50 से दोपहर 3:20 तक 2 शिफ्टों में दर्जात लगाए जाएंगे। मुकर्रर गाइडलाइन के मुताबिक 9वीं और 10वीं के दर्जात पहली शिफ्ट में सुबह 8:50 से 11:50 तक और दर्जा 11 और 12 के दर्जात दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:20 से 3:20 तक चलेंगे। दर्जे में तलबा की तादाद सिर्फ 50% को ही रोस्टर की बुनियाद पर बुलाया जाएगा। तलबा को स्कूल आने के लिए अपने वालिदैन और सरपरस्तों की तहरीरी मंजूरी ज़रूरी है। किसी को भी स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्कूलों में कोविड-19 के मयारात पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। तलबा, असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी है। स्कूल खुलने से पहले और हर शिफ्ट के बाद स्कूल और दर्जात को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। दर्जात में तलबा को 6 फीट की दूरी पर बैठने का बंदोबस्त किया गया है। तलबा को स्कूल लाने और ले जाने वाली बसों और दीगर गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया है। रियासत में आज कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए दर्जा 9 से 12 तक के स्कूल खुल गए। आज सुबह से शुरू हुए स्कूल 2 शिफ्टों में होंगे, जिनमें दोनों शिफ्टों के दरमियान पूरे क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल आने वाले बच्चों ने भी स्कूल आने पर खुशी जाहिर की। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग करके अंदर लाया जा रहा है। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और क्लास में निर्धारित संख्या से आधे बच्चों को ही बैठने की इजाज़त है। इस दौरान तमाम व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। हम जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों को पढ़ाई को लेकर। जैसे बच्चे हमारे एंट्री करते हैं वैसे थर्मल स्कैनिंग करी जा रही है। उसके बाद तुरंत बाद बच्चों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। फिर बच्चे क्लासरूम में जा रहे हैं बहुत सिस्टमेटिक वे में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और बच्चों के लिए सिक रूम भी तैयार किया गया है। लंबे अंतराल के बाद बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, उनको पढ़ने सीखने का मौका स्कूल में मिलेगा। आपको लग रहा है क्या कुछ नियम कायदे खास हैं इसे स्कूल में? हम लोगों ने ये सोचा है सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग ये तो सब होता ही रहेगा, लेकिन असली चीज़ है कि जो SOP गवर्नमेंट ने दी है उसको सख्ती से फॉलो करना। तो इसको हमने अपने प्रिंसिपल, टीचर्स और अपने सारे बच्चों को सबको बताया है। हमारी होर्डिंग्स भी वो स्टैंडी भी लगी हुई हैं जगह जगह पे। उससे पढ़ कर के पूरे अच्छे ढंग से उनको फॉलो करते हुए हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, जिससे कोई भी छात्र छात्रा इन्फेक्टेड ना हो, ना ही हमारा कोई टीचर या स्टाफ इन्फेक्टेड हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है वो कैंपस के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल पूरे स्कूल और स्टाफ को कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना होगा। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानेंगे कि 7 महीने के बाद वो स्कूल आए हुए हैं, तो आज उनको कैसा रिस्पांस लगा? आज पहला दिन है स्कूल का, कैसा लगा बेटा आपको? आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज मिसिंग द स्कूल अ लॉट एंड ऑनलाइन क्लास वाज आल्सो बेटर बट फिजिकल एजुकेशन इज द बेस्ट। आज आके आपको अच्छा लगा यहाँ? वेरी हैप्पी। क्या क्या बताया गया, किस तरीके से नियम कायदे, मास्क नहीं उतार रहे हैं, ये सब बेटा आप जानते हैं? So one day before we were provided with the guidelines of COVID and we are repeatedly being told about the do's and don'ts and these social distancing circles are made. We have been assigned seats. We are not supposed to change those seats. We have to every day we have to sit on those same seats.
We are not allowed to make any physical contact with any of our friends. We are not allowed to exchange our tiffins, water bottles, anything. And we have to wear the face shield, the mask every time. And we have to sanitize our hands every now and then. And simultaneously the online classes are also going. We have come with our parents' consent letter. बिल्कुल बिल्कुल अभिभावकों की सहमति पर ही ये बच्चे आए हुए हैं। बेटा, आपको आज आके स्कूल कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, इतने महीने बाद स्कूल खुला है और हमें टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, उससे हमें और अच्छी टीचिंग मिल पाएगी। बच्चों का प्रवेश और निकासी गेट अलग अलग बनाया गया है और उचित दूरी बनाकर ही ये प्रवेश और निकास यहाँ पर किया जाएगा। पूरी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन ने लखनऊ में कोरोना वायरस के बारे में बताया। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद घट रही है। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 21,495 हो गई है। अब तक जो लोग इन्फेक्शन के बाद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद बढ़कर 4,18,685 हो गई है। रियासत में कोविड से सेहतयाब होने वालों का फीसद अब बढ़कर 91.64 हो गया है, जो कौमी सेहतयाबी की फ़ीसद से ज़्यादा है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में से अब तक 6,685 लोगों की मौत हुई है। कल रियासत में 1,35,506 नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 1,31,47,388 नमूनों की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,746 नए मामले सामने आए हैं। अब लगातार पिछले 32 दिनों से कुल हमारे संक्रमण की संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या गिर रही है और आज ये संख्या एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की घट करके 31,495 हो गई है। तो जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को 68,235 का, उससे ये 36,740 अब कम हो गया है और जो पीक इन्फेक्शन केसेस थे 17 सितंबर को, उससे अब लगभग 54% केसेस कम हो गए हैं। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित हुए और डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या बढ़कर के 4,18,685 हो गई है और प्रदेश में कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.64% हो गया है, जो राष्ट्रीय प्रतिशत से, राष्ट्रीय रिकवरी रेट से ज़्यादा है। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास न्यूज़ मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
भारत सरकार की वजारत इत्तलात व नशरियात के ज़रिए चलाई जा रही बेदारी मुहिम के तहत सरकर्दा शख्सियतों के पैगामात के ज़रिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरा मुल्क कोरोना इन्फेक्शन से निपटने के लिए मुत्तहिद हो रहा है। वहीं भारत सरकार की वजारत इत्तलात व नशरियात के ज़रिए मुसलसल लोगों को कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए चलाई जा रही बेदारी मुहिम के तहत लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले में साबिक़ भारतीय क्रिकेटर गोपाल शर्मा नेशनल यूथ बॉक्सिंग के लिए खेल चुके नेशनल राजपाल और चंद्रशेखर आज़ाद ज़रिए और तकनीकी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर DR सिंह ने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए भारत सरकार के ज़रिए बताई गई हिदायत पर अमल करने के लिए सभी लोगों से फेस मास्क लगाने, वक्त पर हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की है। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञात है कि हमारा भारतवर्ष या पूरा संसार कोविड-19 से बराबर संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी जरूर बनाएं, मास्क जरूर पहनें और साबुन से हाथ बराबर धोते रहें, जिससे हम सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप सबको पता ही होगा कि हम सब ये बोल चुके हैं कि कोरोना भी है, कोविड-19 अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये आप लोग जितनी जल्दी जान लेंगे उतनी जल्दी हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, सो मेरा बस आप सबसे इतना कहना है कि अगर आप घर से बाहर किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए निकल रहे हैं, जॉब्स के लिए निकल रहे हैं, किसी भी वर्क के लिए निकल रहे हैं, प्लीज बिना मास्क के मत निकलिए। पॉकेट में सैनिटाइजर डाल के रखिए 24/7। मत भूलिए कि अभी कोविड है। सो टाइम टू टाइम अपने हैंड को वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। बिफोर ईटिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। सो आप किसी से भी बात कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, प्लीज 2 मीटर की दूरी मेंटेन करिए। प्लीज ये सब चीजें मत भूलिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सभी लोगों को बड़ी सावधानी से रहने की आवश्यकता है। सभी लोगों को मास्क पहनना, साबुन से थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे हाथ धोना तथा कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रहना है। इसी के साथ कोविड-19 के लक्षण या अन्य बीमारी के लक्षण होने पर तुरंत योग्य डॉक्टर से सलाह लें। आवश्यक एवं जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय मास्क अवश्य पहनें। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों का पालन करते रहना जरूरी है। इस कोविड-19 से पहले केवल सावधानी ही सुरक्षा या बचाव है। अयोध्या की तारीखी रामलीला में इस बार माया नगरी मुंबई से कई अदाकार आए हैं, जिनमें नारद का किरदार अदा करने के लिए मशहूर अदाकार असरानी, रावण के किरदार के लिए शहबाज खान शामिल हैं। इसके अलावा कई फ़नकार जो सियासी रहनुमा भी हैं, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन भी मुख्तलिफ़ किरदारों में नज़र आएंगे। कुछ ख़ास फ़नकार जो अब तक की रामलीला में अपना किरदार अदा कर चुके हैं, उनसे हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ल ने बातचीत की। अयोध्या की इस अविस्मरणीय रामलीला में शामिल होने के लिए मुंबई से जो कलाकार आए हैं, उसमें असरानी का नाम बताने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है। आज उनसे ही हम बात करते हैं कि इस रामलीला में उनका अभिनय और क्या है और इसके साथ ही उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार मेरे दर्शकों को, मैं खासकर इस रामलीला में आया हूँ। ये बड़ी अद्भुत रामलीला है। पहली बार इस बीमारी के दौर में पूरे वर्ल्ड को ये लाइव दिखाई जाएगी। इसमें बड़े बड़े कलाकार बम्बई से आए हुए हैं, जैसे अपने रज़ा मुराद साहब हैं, शहबाज खान हैं, अवतार गिल हैं, शिवपुरी हैं। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज एक ऐसे चरित्र का मैं अभिनय करूँगा जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जिनका बहुत बड़ा जिक्र है। नारद जी, नारद मैंने पहले भी किया हुआ है और ये 4-5 साल पहले किया था, मगर अब की बार ये जो अद्भुत समस्या पैदा हुई है, इसमें रामलीला का होना अपने आप में एक अचंभे की बात है और बहुत खुशी की बात है कि मैं
मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर नारद के रोल से सम्मानित किया। इस अद्भुत रामलीला में मुंबई से शहबाज खान भी आए हैं। उनका रोल क्या होगा, वो महसूस क्या कर रहे हैं इस पावनी अयोध्या नगरी में, और किस तरह से वो अभिनय करके दूरदर्शन के माध्यम से जब इसका पूरी देश और दुनिया में प्रसारण होगा तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? श्री राम जी की जन्मभूमि में रामलीला करने का अवसर मिला और हम सब कलाकार बहुत एक्साइटेड हैं ये रामलीला करने के लिए। ये हमारे लिए महज रामलीला नहीं है बल्कि एक पैगाम है सारी दुनिया के लिए। हम कलाकारों की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए हैं, असरानी जी हैं, रज़ा मुराद साहब हैं, अवतार किल है, राकेश बेदी हैं और विंदु धारा सिंह हैं, और हम सब मिलकर ये रामलीला कर रहे हैं और इसमें इसका जो पैगाम है उसको दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म अरत सुत नीति, तुलसीदास जी ने कहा था, और उन्होंने जो कुछ कहा था वह जन जन तक पहुंचाने के लिए मुंबई माया नगरी से बड़े बड़े कलाकार आए हैं और इस पतित पावनी अयोध्या में कहीं न कहीं वो अपने अभिनय के माध्यम से राम कथा को लोगों के जीवन तक उतारने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।